बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 25। आफ़ताब रुकें, क्या कर रहे हैं आप? खोलें दरवाज़ा। आफ़ताब इसे अपने अपार्टमेंट में ले आया था और एक रूम में बंद कर दिया था। कमल शोर मचा रही थी लेकिन आफ़ताब कान सी के वहीं सोफ़े पर ढेर हो गया था। सारे हालात का असर नो जायज़ा लिया। इसे कमल ही गलत नज़र आई। इतने सच इसने आफ़ताब से छुपाए थे, अब माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं रही थी। आफ़ताब प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो अब रो दी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आफ़ताब इसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। उसका दिल अनजाने क्यों इस शख्स के इस रवैये पे बेहद दुखी था, जबकि बाहर बैठा वो शख्स भी शदीद कर्ब में मुब्तला था। उसकी आंखें आंसुओं को रोके रखने की शिद्दत से हर दर्जे लाल हो चुकी थीं। आज जो सब कुछ हुआ, इसकी माँ वहाँ ना थी, वो हॉस्पिटल में थी। लेकिन अगर इनके सामने ये सब हुआ होता तो क्या सोचती वो? आफ़ताब ने सर हाथों पे गिरा लिया। रह रह के इसे कमल के झूठ याद आ रहे थे। वहाँ से उठा और वो दराज खोला। इसमें से कमल की डायरी निकाली जो इसने एक दिन कमल की गैर हाजिरी में उसके कैबिन से उठा ली थी, लेकिन चाहकर भी वो पहले सफ़े से आगे इसे पढ़ ना पाया था कि ये एक गैर अखलाकी हरकत थी। अभी भी हिम्मत जमा करते मुंजमद करते कि वो पढ़ सके और उसका राज जान सके। फिर से पहले सफ़े पे वो जा ठहरी। जिसकी नज़रें पहले सफ़े पे जाकर ठहरी थी जहाँ एक नज़म थी, वो नज़म ही तो आफ़ताब को कमल के करीब ले आई थी। फिर नज़रें फिर इन अल्फाज पे गर्दिश करने लगी। एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। ये बात पे बात खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, ये कैसी उलझन में रहते हो। एक बात कहूँ अगर सुनते हो। है चाहने वाले और बहुत, लेकिन तुम में एक बात बहुत, तुम अपने अपने से लगते हो। एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। नज़म के आखिर में एक हार्ट बना था और हार्ट के अंदर आफ़ताब का नाम लिखा था। यहीं से आफ़ताब को अंदाज़ा हुआ कि वो आफ़ताब को पसंद करने लगी हैं, लेकिन बस छुपा रही है। और इसके बाद ही आफ़ताब ने कमल से नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। वो भी धीरे धीरे इसको चाहने लगा ऐसा था, और इस चाहत का इसे ख़ुद भी अंदाज़ा ना हुआ। वो इसे उसकी तरफ खींचा चला गया, लेकिन हर कदम पे कमल का एक झूठ हिस्से पाँव तक उसके लिए सिर्फ झूठ थी। और जिसको चाहा जाए, इसके सामने इंसान अपना सच दिखाता है, अपनी असलियत छुपाता नहीं है। लेकिन कमल ने अपना आप हर लम्हे छुपाया। और हर रात जो हुआ, वो केके मास्क वाली लड़की, इसके बाद आफ़ताब का थोड़ा बहुत एतबार जो था कमल पे, वो भी उठ गया था। सुबह की फजर की अजानों ने कानों में टकराई, सारी रात आंखों में जा के कटी थी। डायरी को वापस दराज में रखता वो उठा और वज़ू करता मस्जिद की जानिब चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटा तो कमल के कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। आफ़ताब उसके कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। अंदर से हल्की आवाज़ में कुछ बोले जाने की आवाज़ें आ रही थीं। आफ़ताब ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही कमल फ़ोन हाथ में उठाए किसी से बात कर रही थी। इसके पास फ़ोन देखकर आफ़ताब के अंदर जैसे तूफ़ान बरपा हो गया। वो फ़ोन इसने छुपा के पास रखा था, जो आफ़ताब नहीं जानता था। आफ़ताब को अंदर आता देखकर कमल के हाथ पांव फूलने लगे। मोबाइल वाला हाथ अचानक से नीचे गिरने लगा था। एक बार वो फिर से गलत साबित होने जा रही थी। कमल की सांस रुक गई थी। आफ़ताब ने आगे बढ़ते इसे देखते बिना पलके झपकाए इसका हाथ से धीरे से मोबाइल लेके अपने कान के साथ लगाया। हेलो हेलो कमल, आर यू ऑल राइट? कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। एक और झूठ। आफ़ताब की दिमाग की रगें तनी थी। दूसरी तरफ अरसल की आवाज़ सुन के एक कटीली नज़र कमल पे डाली, जबकि कमल के हलक में गिल्टी उभर के मद्धम हुई थी। वो इसे यकटिक देखे जा रही थी। उसका दिल लरज रहा था। अब वो इसके साथ क्या करने वाला था? सारी रात जागते सोते की कैफियत में अरबाज की अंगारों पे कटी थी। जब जब उसकी आंख लगती, एक आवाज़ इसे सोने ना देती, मुझे बर्बाद करने वाले, सुकून तुम्हें भी नहीं आएगा। याद रखना, मेरा अल्लाह बहुत इंसाफ वाला है। आज जो तुमने मेरे साथ किया, उसका कफ़ारा तुम्हें भी अदा करना नहीं कर पाओगे। वो रोती आवाज़ रह रह के इसे अपने माजी का किया गुनाह याद आ रहा था। वो गुनाह जो इसने पूरी प्लानिंग और पूरे इरादे से किया था, और आज कमल ने उसके मुंह पे उसका वो गुनाह देह मारा था। खानम को किस तरह समझा बुझा के वो सुला चुका था, लेकिन कमल इसे अपनी ये प्यार भरी दुनिया बर्बाद करती दिखाई दे रही थी। वो माथा टेके गुनाहगार छींटे अपने हाल पे नहीं पड़ने देना चाहता था। धीरे से उठा, एक नज़र खानम के चेहरे की जानिब देखा जो उसकी कुल कायनात थी।
جس کی خاطر اس نے ہر رشتے سے منہ موڑ لیا تھا، صرف اپنے گناہ کی وجہ سے اس نے ساری زندگی خانم کی محبت کی غلامی کی تھی۔ ونڈو کے پاس آتے سگریٹ سلگائی۔ ایک دن جب وہ وقت آیا کہ اس کا گناہ ظاہر ہوا، تب خانم اس کے ڈھال بنے گی، اس کا ساتھ دے گی، اور شاید وہ وقت آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے راز رکھ سکتا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، کمل کو راستے سے ہٹانا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنی باری بندے کو کال ملائی اور کمل کو مارنے کی پلاننگ کی۔ فون رکھ کے وہ پلٹا تو خانم اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ فون پہ کی گئی پلاننگ سن چکی تھی۔ آپ نے اسے جان سے مارنے کی پلاننگ کیوں کی؟ بڑے خان ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کچھ لوگوں کی زندگی آسانی سے کٹے، اس کے لیے کچھ لوگوں کا مر جانا ہی بہتر ہے، کہتے ہوئے بستر کی جانب بڑھے تھے۔ لیکن مارنا مسئلے کا حل نہیں۔ خانم کو انجانے کیوں یہ بات بری لگی تھی۔ خانم جان، یہ آپ کہہ رہی ہیں، آپ سے یہ امید نہ تھی، آپ تو میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں۔ پھر آج ارباز خان کو خانم کا انداز کھٹکا۔ نہیں، میرا یہ وہ مطلب نہیں تھا۔ کل کمل نے ایسا کیوں کہا کہ اس کی ماں کی عزت؟ خانم کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، جبکہ ارباز خان کا دل دھڑکا۔ بکواس کرتی ہے، اس گھر سے بے عزت کر کے نکالا، اسی کا بدلہ لے رہی ہے وہ۔ ارباز خان جو تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے لیٹے تھے، خانم کی بات پہ سختی اور غصے سے کمفرٹر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ خانم انہیں الجھے ہوئی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے اندر کے راز کو چھپانے اور غبارے کو دبانے باتھ روم کا رخ کر چکے تھے۔ کوئی تو بات ہے جو بڑے خان مجھ سے بھی چھپا رہے ہیں۔ خانم کا شیطانی دماغ بہت دور تک جا رہا تھا۔ دیجیے، کیسی ہیں آپ؟ چشمہ اتار کے سائڈ پہ رکھتے تھکے انداز میں پوچھا۔ ارباز خان جو رات کو ہی دیجیے کے پاس ہاسپٹل جانا چاہتے تھے، تبسم خان کے منع کرنے پہ رک گئے تھے۔ تبسم اور شامر رات بھر دیجے کے پاس ہاسپٹل میں ہی رکے تھے۔ اب دیجے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بہت بہتر ہیں، اس تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں گی، تبسم نے وہیں وارڈ میں دیجے کے پاس بیٹھے کہا تھا، جبکہ شامر ڈسچارج پیپرز بنوانے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ خان ولا میں کل کیا ہوا؟ عباد خان تبسم کو نہ بتا سکے۔ سب جانتے تھے، آفتاب کمل کو لے کے گھر سے جا چکا ہے، لیکن کہاں کسی نے جاننے کی کوشش کی، نہ کسی کو کوئی غرض تھی۔ یہ ایک خاموشی تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ عباد خان رات بھر انگاروں کی لپیٹ میں رہے تھے، رہ کر انہیں کمل کے الفاظ تنگ کر رہے تھے۔ بے عزت کرنا، کپڑے پھاڑنا، بے آبرو کرنا، یہ سب کمل نے کیوں کہا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے، لیکن کمل نے آدھی ادھوری بات کی کہ وہ سمجھ نہ پا رہے تھے۔ کچھ تو تھا جو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ آفتاب نے کمل کا موبائل زور سے سامنے دیوار پر دے مارا، وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ کمل سہم کے پیچھے ہٹی۔ کمل کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت سامنے کھڑا آفتاب کمل کو آفتاب نہ لگا۔ اس کی لال ہوتی آنکھیں کمل کو بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ آفتاب نے مڑ کے کمل کو زور سے کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ کمل کی کالی آنکھیں اس کے لال انگارہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میں نے تمہیں جو سمجھتا تھا، تم اس سے بھی کئی زیادہ دھوکے باز ہو، بلکہ تم تو میری چاہت، میری محبت کے قابل ہی نہیں، اور میں تمہیں اپنا جنون بنا بیٹھا۔ آفتاب کا لہجہ پھنکارتا اور دکھ بھرا تھا۔ کمل اپنی صفائی میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ لیکن اب بس، جب کوئی آپ کا نہیں، لاکھ محبت کے بعد بھی آپ کا نہیں، تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ ہر لفظ پہ زور دیتا وہ کمل کی کلائی پہ گرفت سخت کرتا، بے دردی سے بولا، آفتاب۔ کمل نے زبان کھولنا چاہی۔ آفتاب نے اسے کھینچ کے بہت قریب کر لیا۔ ایک شدت تھی اس کے ہر انداز میں۔ ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے وہ اندر کا غبار دباتا، وہ مسلسل خود کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے اندر ایک آگ لگ گئی تھی۔ وہ ارسل سے رابطے میں تھی، اس کے پاس موبائل تھا جو اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ وہ کیسے اس پہ اعتبار کرتا؟ سب کچھ ہی بکھیر کے رکھ دیا تھا کمل نے۔ اب سمیٹنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ کمل اس کے اس عمل کو بھی چاہت سمجھنے لگی۔ آگے بڑھ کے آفتاب کے چہرے کے دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہ کے آفتاب نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اسے باہر کھینچتا لے کے آیا۔ سب ختم، گلے شکوے شکایتیں سب ختم کمل، آج سے تم آزاد ہو، میں سب معاف کر دو، ہر راز، ہر جھوٹ، ہر دھوکہ، لیکن بے وفائی نہیں معاف کر سکتا۔ اس کا درد بھرا لہجہ محسوس کرتے کمل کو بھی
अपने अंदर दर्द की टीसें उठती महसूस हुईं। आफताब मेरी बात कुछ नहीं सुना। अब बहुत मौके दिए, यही सोचा कि अब मुझे तुम सब कुछ बताओ, अब बताओगी, हर राज बताओगी, लेकिन नहीं। जब तुम मुझ पे एतबार ही नहीं करती तो प्यार क्या करोगी? तुम क्या जानो प्यार क्या है? कमल, तुम जानना चाहती हो ना? कहते हुए गंभीर आवाज़ कमल को रुला गई थी। नफ़ी में सर हिलाती उसके पास आना चाहा। तो आज जाओ, चली जाओ, आज़ाद हो तुम, जहाँ जाना है जाओ। अरसल कहते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। अरसल के पास जाना है, जाओ, नहीं रोकूंगा। लेकिन उंगली उठा के गुस्सीली आवाज़ में इसे देखता वार्न करने लगा, लेकिन याद रखना, मेरी फैमिली के किसी भी इंसान को तुमने ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आज जो ज़िंदा जाने दे रहा हूं तो अगले पल ये सांसें खींच लूँगा। हाथ की मुट्ठी बंद करते मजबूत अंदाज में कहा। कमल ने सख्ती से अपने गालों पे आए आंसुओं को साफ किया। एक ही रिश्ता बचा था उसके पास, आज वो भी इससे छिन गया। आफताब, आपने मुझे अपनी सफाई कहने का एक मौका भी नहीं दिया, और आपके अल्फाज उसके बाद अब किसी बात की कोई गुंजाइश भी नहीं रही। कमल दुख से कहते आफताब से दूर हुई कि आफताब ने खींच के इसे वापस अपने करीब किया। एक बात याद रखना, भूल के भी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं जो नहीं करना चाहता वो भी कर गुजरूंगा। सा कहते साथ ही बाहर की तरफ धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। आंसुओं की शिद्दत में इजाफा हुआ। वो बिना पलटे कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। वो घर की दहलीज पार कर गई। इसके जाने पे आफताब अंदर ही अंदर बहुत लड़ रहा था। खुद से हर चीज़ उठा के फेंकी थी इसने, सब कुछ तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसके अंदर का गुबार अब कम नहीं हो रहा था। वहीं वो बैठा और बैठता चला गया। वो मजबूत असाब का मालिक शख्स रो रहा था। आज उसने अपनी पहली मोहब्बत खो दी थी। इसे निकाल दिया था अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, लेकिन दिल से वो नहीं निकाल पा रहा था। सियाने सही कहते हैं, गुस्सा अकल को खा जाता है। आज आफताब के गुस्से ने सब बर्बाद कर दिया था। गुस्सा वो सही और गलत का फ़र्क मिटा देता है। इसका शदीद गुस्सा आज इसे अपनी मोहब्बत से दूर कर गया था। इसने ये ना किया कि एक बार कमल को बोलने का मौका दे देता या वो डायरी पढ़ लेता तो शायद ये सब ना होता। वो जान गया था कमल और केके का सच, लेकिन नहीं जान पाया था तो इबाद और कमल का सच वो जानती थी। था तो आधा सच, वो अधूरी बातें तो अधूरा सवाल और अधूरे जवाब हर रिश्ते को तोड़ने की बुनियाद बनते हैं। आज इसके साथ भी यही हुआ था। वो एकदम कुछ याद आने पे उठा था। जिस कमरे में कमल को कैद किया वो सारा कमरा इसने छान मारा, लेकिन इसे अपनी मतलूबा चीज़ ना मिली, और वो उसकी गन थी। ये फ़याज़ सुल्तान बिल्कुल राज़ी न थे इस अचानक रुखसती के लिए, लेकिन बेटे की ज़िद के आगे इन्हें हार मानना पड़ी। वो चाहते थे कि शामिर और अनाबिया दीजे के साथ आ जाएं, लेकिन आज ही इन्हें दीजे के बीमार होने का पता चला था तो वो बेचैन हो गए थे। यही हाल जमीला खातून का था। इन्हें अपनी माँ के बीमार होने का दुख था। वो यहाँ थी तो बहुत अच्छी केयर करती थीं। अब उन्होंने अनाबिया को ही सब कुछ करने का कहा था। अल्लाह रहम करने वाला है। गहरा सांस खारिज करते फ़याज़ साहब बोले तो जमीला खातून ने साबत में सर हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम। तभी मिकाल और फ़िज़ा अंदर दाखिल हुए और मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है अब? जमीला खातून ने बारी बारी प्यार करते फ़िज़ा से पूछा। रहते तो वो एक ही घर में थे, लेकिन पोषण अलग अलग थे, और फ़िज़ा की उम्मीद से होने पे घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, आपकी आंखें भीग क्यों गई हैं? क्या हुआ? फ़िज़ा एकदम से परेशान हुई। नहीं बेटा, बस वो यूं ही दीजिए याद आ गई आपकी वालदा मोहतरमा को। फ़याज़ साहब ने माहौल को खुशगवार करते कहा। हो आप फ़ोन पे बात करें ना, प्यार से माँ का हाथ थामते हुए कहा। तो जमीला खातून फ़िज़ा की इतनी परवाह पे मुस्कुरा दी। मिकाल ने रुखसती की बात छेड़ दी तो बातों का रुख इस तरफ चला गया और रुखसती के हवाले से तैयारियों के मुतल्लिक बातें शुरू हो गईं, जिसमें फ़िज़ा ने बहुत एक्साइटेड होते हिस्सा लिया, जबकि मिकाल अपनी ज़ौजा को यूं खुश होता देखकर उसके भरे भरे गालों पर को देखकर एक हार्ट बीट मिस की। फ़िज़ा को देखा उसका चेहरा ही है, उसकी आंखें भी मुस्कुराती थीं। तबस्सुम बेटा, कमल को बुला लाओ, नफीज आवाज़ में कहा तो पास आके बैठी नाबिया चौंकी। खानविला पहुंचते ही दीजे को बस कमल से मिलना था। उनका दिल बहुत बेचैन था, लेकिन वो तो चली गई। अचानक से नाबिया के मुंह से ये अल्फाज निकले कि दीजिए फटी फटी आंखों से इन्हें देखने लगी।
شامیر کے ماتھے پہ بھی بل پڑے۔ اندر آتے ہی باد خان کے قدم وہیں تھمے تھے۔ کیا مطلب، کہاں گئی ہو؟ دیجے نے گھبرائے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آفتاب بھائی کے ساتھ۔ انابیہ کچھ مزید کہتی کہ شامیر نے اشارے سے باز رکھا۔ شامیر دیجے کی طبیعت کو لے کے آگے بہت پریشان تھا۔ مزید کچھ بھی ایسا کنٹینیو جاری ہے۔